Assalamu alaikum, my dear all online students. Today, this is the sixth day and session one. I welcome all my online students to this day six session one program. And we are discussing over here how to prepare TS TET, which is going to be held on 12th June 2022. So, मैं ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारा 6वां दिन है और पहला सेशन है। यहाँ पर हम टेट को टेट के एग्ज़ाम के लिए किस तरह प्रिपेयर हों वो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास बड़ी मुश्किल से 49 डेज यानी 490 घंटे बचे हुए हैं टेट प्रिपेयर होने के लिए आपके पास। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल डिस्कस the major component of TET exam, even it is major component for CTET also. यहाँ पर गौर करने की बात है कि चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, इसकी अहम जान अगर बोल सकते हैं, इसकी सांस बोल सकते हैं, इसका खून बोल सकते हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं. वी कैन से दैट CDP is the backbone for TET as well as for CTET. Why? Because टेट में अगर देखेंगे तो आपको 50% क्वेश्चंस पेडागॉजी के ही आते हैं. 50% यानी आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस आपको पेडागॉजिकल क्वेश्चंस ही आते हैं. टीएस टेट में अगर देखेंगे तो अपने को 54 क्वेश्चंस 54 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम CDP, दैट इज फ्रॉम पेडागॉजी ओनली. So that's why, my dear students, I am advising you to more focus on CDP and as well as pedagogical area only. सबसे ज्यादा ये हमारे पास टेट में फेल होने की नाकाम होने की कामयाब नहीं होने की वजह सिर्फ एक ही है. हमारे स्टूडेंट्स को आप पूछ सकते हैं वो लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं. मतलब CDP और पेडागॉजी सही प्रिपेयर नहीं हो रहे. ये लोग कंटेंट पढ़ लेते, बाकी पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते, इंग्लिश पढ़ लेते, उर्दू पढ़ लेते, सोशल, EVS, मैथ सब पढ़ लेते. इनको प्रॉब्लम किधर हो रहा बोलते पेडागॉजी में. पेडागॉजी में बहुत कम लोग कामयाब होते, बहुत कम लोग समझते, बहुत कम लोग पास होते. क्योंकि पेडागॉजी क्या है बोलते एक एक्सपर्ट्स की निगरानी में, एक ट्रेन टीचर की निगरानी में, एक क्वालिफाइड टीचर की निगरानी में, एक कोच की निगरानी में, एक गाइड की निगरानी में अगर आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे तो ही आपको ये समझ में आने वाला है. सो इन दिस कनेक्शन we have been discussing the major part of TET, that is CDP as well as pedagogy. So ये CDP जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसके 3 हिस्से हैं अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के हिसाब से. आप देख सकते हैं 30 मार्क्स जो है CDP के, उसमें 3 एरियाज है, मेजर एरियाज. एक है डेवलपमेंट नशोनुमा, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का नशोनुमा, और दूसरा हिस्सा है लर्निंग इक्तिसाब, और तीसरा हिस्सा है पेडागॉजिकल कंसर्न्स यानी पेडागॉजिकल यानी आपके तरीका तदरीस से मुताल्लिक चंद वहां पर क्या होते तस्वुरात होते. तो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड में हम डेवलपमेंट और उसका क्या देखिए ग्रोथ मैच्योरिटी से का डिस्कशन करें. और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में सेकंड टॉपिक ऑफ दिस CDP में हम क्या देखें बोलते लर्निंग देखें यानी इक्तिसाब क्या है, इक्तिसाब के अनासर क्या है, इक्तिसाब किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह देखें. और आज हम जो देखने जा रहे हैं पेडागॉजिकल कंसर्न्स देखने जा रहे हैं. तो उससे पहले मैं आपको बता दिया था कि टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. एक है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट बिट क्वेश्चंस बोलते हैं उसको. और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन आता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी आप अगर CDP का कोई टॉपिक को पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद अगर आप समझे तो ही वो क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते. और तीसरे सतह का वो क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है. एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मगर आपको ऑप्शंस जब पढ़ेंगे तो तकरीबन ऑप्शंस पूरे सेम दिखते हैं, आपको कंफ्यूजन होता. तो आपका नॉलेज अगर अच्छा है, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी है, तो एप्लीकेशन बेस को आसानी से आप कर सकते. तो एप्लीकेशन बेस करने के लिए आपको सिचुएशन को समझना है, सिनारियो को समझना है, क्लासरूम एनवायरनमेंट को, लर्निंग एनवायरनमेंट को, टीचिंग एनवायरनमेंट को समझते हुए वो आंसर को करेक्ट टिक करना है. तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में डेवलपमेंट क्या है, नशोनुमा, ग्रोथ, बालिदगी, मैच्योरेशन, पुख्तगी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे. यहाँ पर मैं उसकी एक स्पेशल क्लास लूंगा. और फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट यानी नशोनुमा को क्या बोलते हैं मुतासिर करने वाले अनासिर क्या है,
वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इसका हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मेन क्लास में जो कल स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दिया डेवलपमेंट का मतलब क्या है बोले तो एक फर्द में पाई जाने वाली जो तब्दीली है, जो तब्दीली कॉग्निटिव हो सकती है, अफेक्टिव हो सकती है, साइकोमोटर हो सकती है। डेवलपमेंट के माने क्या है, मतलब तरक्की करना नहीं है। डेवलपमेंट के माने हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी में उसकी जहनी क्या बोल सकते हैं, नशोनुमा होना चाहिए, और उसको अफेक्टिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये तीन दायरों में उसकी बच्चे की क्या बोलते हैं रवैये में, उसके बर्ताव में तब्दीली आना है। तो इन तीन दायरों में आने वाले जो तब्दीलियां को हम क्या बोलते हैं, नशोनुमा बोलते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर बताया था जो पर्टिकुलरली ये पूर हाइजीन, यानी तो फिर आप क्या बोल सकते हैं सस्टेनेंस का जब एग्जांपल दिया था उसके लिए बताया था मैं। एंड डेवलपमेंटल थीरीज, जीन पियाजे, कोहेलबर्ग, फ्राइड, एरिक्सन, नोम चॉम्स्की, कार्ल रोजर्स, डैनियल गोलमैन, हॉवर्ड गार्डनर, इसको आप लिख के नोटबुक में 3-4 बार लिखिए, और रूम में लिख के बाज़ाब्ता इनके नाम और उनके डेवलपमेंट थीरीज के नाम लिख के रूम में पेश करके रोजाना देखते रहिए, तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। उसके बाद आपको सिलेबस में एक्चुअली ये पूरे 8 लोग के बारे में नहीं है, बल्कि सिलेबस में आपको बड़ी मुश्किल से 5 लोग के बारे में है, पियाजे, कोहेलबर्ग, चोम्स्की, कार्ल रोजर्स, एरिक एरिक्सन। मैं इंशाल्लाह पांचों के बारे में भी 5 क्लास आपको दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा पियाजे का नजरिया क्या है, कोहेलबर्ग का नजरिया क्या है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो पियाजे का नजरिए के बारे में 3 वीडियोस बने हुए, देख सकते हैं आप, आराम से नोट्स बना ले सकते हैं। कोहेलबर्ग का भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारे लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नहीं मालूम है। मेरा यूट्यूब चैनल का अगर आपको देखना है तो आप मेरा नाम मारिए, KS जमील बोल के टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल यूट्यूब में आपको पता चल जाएगा। देखिए KS इस तरह मारिए, KS जमील, ठीक है ना, टिमरिस टीचर ट्रेनर बोल के भी टाइप कर लीजिए ना, तो आपको इसमें मिल जाएगा। आपको यूट्यूब में मेरा चैनल खुल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ तो आपको वो आता, क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट आता आपको इसके बारे में, KS जमील टिमरिस टीचर ट्रेनर बोल के टाइप कीजिए। तो इस तरह से 5 डेवलपमेंटल थीरीज है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह जब भी मेरी डिटेल में क्लास रहेगी। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे, और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट, इमोशनल इमोशंस, इमोशनल सिम्टम्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ये बहुत सारे डेवलपमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेंटल हेल्थ, इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा किस तरह करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, मैं इंशाल्लाह डिटेल में बोलूंगा। डेवलपमेंटल टास्क है। एक क्वेश्चन था परसों कोई एग्जाम में, अक्सर इन्फेंसी स्टेज का कौन सा डेवलपमेंटल टास्क होता है, इन्फेंसी स्टेज में डेवलपमेंटल टास्क कौन सा है बोलते, लर्निंग टू वॉक। 1 साल के बाद बच्चे चलना शुरू करते हैं। अगर 1 साल के बाद वो बच्चे चल नहीं पा रहे तो बच्चे के लिए टास्क बन जाता, अरे बच्चा चल नहीं पा रहा, बल्कि बास बच्चे 1.5 साल में, बास बच्चे 2 साल में चलते। तो उसके लिए डेवलपमेंटल टास्क के लिए क्या होना पड़ता है, उनके लिए एक सर्टेन पीरियड होता है, वो पीरियड में वो लोग वो काबिलियत, वो एबिलिटी हासिल कर रहा है नहीं कर रहा है, हम यहाँ पर देखते हैं स्टेज वाइज, एज वाइज। उसके बाद डेवलपमेंटल हजार्ड्स है। डेवलपमेंटल हजार्ड डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपको पेज नंबर 73 तेलुगु एकेडमिक बुक 2.1.7 सिलेबस में है, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट हजार्ड्स किसको बोलते हैं। यानी बच्चे बस कामों को करने के लिए नाकाम होते हैं, तो उनको तरबियत देनी पड़ती है, यानी तो उनको रहनुमाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से सेकंड टॉपिक जो है CDP का, हम उसमें लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग एज वेल एज लर्नर बोल के भी देखे, तो लर्निंग का हम डेफिनेशन देखे, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सन्स बिहेवियर ड्यू टू सम एक्सपीरियंस बोल के हम पढ़े। यानी कोई तजुर्बे की बुनियाद पे एक फर्द में पाए जाने वाली, एक फर्द के बर्ताव में पाए जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली को हम क्या कर रहे हैं, इक्तिसाब कर रहे हैं। तो ये नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का क्या नाम है, फितरत क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटकम क्या है। इनपुट क्या है, हम जो इनपुट देते हैं, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब मेरी टीचिंग क्या है बोल तो स्टिमुलस है, और आपके लर्निंग क्या है बोल तो आउटपुट है, और उसको समझना आपका प्रोसेस है। तो ये नेचर है। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग क्या है, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हम डिटेल में इसको फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। यानी इक्तिसाब के लिए हम असरअंदाज होने वाले अनासर क्या है पूछ रहा है। एक है इनफरादी पर्सनल, और दूसरा है इन्वायरमेंटल माहौलियाती। उसके बाद अप्रोचेस टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेशन। अप्रोचेस क्या क्या है, इसके मुख्तलिफ अप्रोचेस है लर्निंग के, बहुत सारे थीरीज है हमारे पास, देख सकते हैं आप। ये पावलोव, स्किनर, थारनडाइक, और अल्बर्ट बंडूरा, वाइगाट्स्की, ब्रूनर, कोहेलर,
इस तरह से बहुत सारे हमारे पास लर्निंग थीरीज, इसका इंशाल्लाह हम तस्करा डिटेल में करेंगे। तो आप यहाँ पर जो पोस्टर को देख रहे हैं, इसको एक बार, दो बार, तीन बार आपके नोटबुक में लिखिए और एक व्हाइट पेपर पर लिखकर आप नोट अपने अपने रूम में चिपका के रखिए, आईने पे चिपका कर रखिए। डेवलपमेंटल थीरीज के साइंसदान और उनके नजरिए के नाम नमूना और ये इक्तिसाब के नजरियात जो है लर्निंग थीरीज है, यहाँ पर देखो जेरोम ब्रूनर का भी यहाँ पर तस्करा किया है, जिसका आपको पेडागोगिकल कंसेंस में इसका डिस्कशन हमें लास्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको यही क्लास में। और लर्निंग थीरीज जो है वो तीन किस्म में है, तीन टाइप के होते हैं। एक बिहेवियरिस्ट लर्निंग थीरी है, कॉग्निटिविस्ट यानी गेस्टाल्ट लर्निंग थीरी है, सोशल कंसेप्ट। ये सारे बातें मैं गुज़िश्ता वीडियो में, कल के वीडियो में बता चुका हूँ। और आज के ये गेस्टाल्ट लर्निंग थीरीज के ये तीनों बानी है, कौन कौन है? मैक्स वर्दमीर, कोहलर और कोफका। इनके बारे में भी हमको पढ़ना है, समझना है और मैं इंशाल्लाह इनके बारे में समझाऊंगा। यानी तो आप स्लाइड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोफका के बारे में, कोहलर के बारे में। ये लोग गेस्टाल्ट नजरिए के बानी है, जर्मन के हैं लोग। बहुत अच्छा नजरिया है गेस्टाल्ट का नजरिया। गेस्टाल्ट में होता क्या एक्चुअली बोले तो, होल ऑफ एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट्स, इट्स काउंटर पार्ट्स। यानी वो लोग क्या करते हैं, एक एक पुर्जे को देखने के बजाय एक मुकम्मल शक्ल को अहमियत देते हैं वहां पर। यानी एक लेसन को पढ़ने के बजाय वो टोटल यूनिट पे इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग। तो इस तरह से ये गेस्टाल्ट के नजरिए को समझना है, जहाँ पर चिंपांजी का, ये हम कोहलर का नजरिया देखे थे, ये बसीरती इक्तिसाब का नजरिया, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जो कोहलर का है, जो सुल्ताना नामी चिंपांजी के ऊपर इन्होंने टेनेरिफ जजायर, टेनेरिफ आइलैंड्स जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इन्होंने किया था, जब हाउस अरेस्ट हो गए थे कोहलर। मैं इंसाइटफुल लर्निंग का जब मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस तरह से हम ये, उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशनल बंडूरा का एक लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन थ्योरी है जो बोबो डाल पे क्या है, उसका भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरीज का भी जिक्र करना है, जिसमें पियाजे और वेगाट्स्की का भी डिस्कशन हमको करना है। तो यहाँ पर पियाजे का डिस्कशन इसलिए किया जाता है, एक्चुअली फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है बोलते, पियाजे एक्चुअली, मगर वो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म है। पियाजे का ख्याल क्या बोलते, बच्चा जो है अपने माहौल से मुताबिकत पैदा करता, रद्दमल पैदा करता और सीखता। बोलते बाइगार्ड्स क्या बोलते, बोलते बच्चा अकेला नहीं बल्कि उसके साथ अतराफ अकनाफ, माहौल, समाज, माशरा, कल्चर सब मिलके बच्चों की नशोनुमा में क्या बोलते मददगार साबित होते और बच्चा अपनी साबिका मालूमात की बुनियाद पर नए इल्म की तश्कील करता है। ए चाइल्ड इज कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज, न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस नॉलेज, बल्कि वेगाट्स्की का ख्याल है। तो ये दोनों पियाजे वेगाट्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म के बानी माने जाते हैं। उसके बाद मोटिवेशन को भी पढ़ना है, मोटिवेशन क्या है। और मोटिवेशन एक्चुअली क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। यानी आपकी जिंदगी में कुछ मकसद हासिल करने के जज्बे से आप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, बर्ताव को जाहिर करते हैं, उसको हम मोटिवेशन मुहर्रिका बोलते हैं। सस्टेनेंस की बात करें, सस्टेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेनेंस यानी खाना पानी पीना, जो ताकत के लिए न्यूट्रिशियस फूड जो लेते हैं, यहाँ पर जो फोटो बताया था मैं आपको, इस सस्टेनेंस से मुताल्लिक ही है। सस्टेनेंस आपका अगर अच्छा है, यानी बच्चों को अगर आप अच्छी ग़िज़ा पानी वगैरह दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका क्या बोल सकते हैं, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है और उसकी सेहत अच्छी होती है। और साथ ही साथ आप क्या बोल सकते हो, तो न्यूट्रिशियस फूड अगर उसको मिला तो ही उसको स्ट्रेंथ आता है, नोरिशमेंट आता है, उसका जहन अच्छा होता है, उसकी सेहत अच्छी होती है। जब सेहत अच्छी होती है तो जहन अच्छा होता है, जब जहन अच्छा होता है, सेहत अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है बच्चे का इक्तिसाब अच्छा रहेगा, उसका बर्ताव भी अच्छा रहेगा, उसके जज्बात काबू में रहेंगे। तो अरस्तु के मुताबिक ए साउंड माइंड इज इन साउंड बॉडी। साउंड बॉडी में यानी अच्छे जिस्म में अच्छा दिमाग होता है बोलते हैं। उनका मतलब ये है, अच्छा जिस्म होना हो तो खाना पानी अच्छा होना चाहिए, नींद अच्छी होना, जज्बात अच्छे होना और टेंशन कम रहना, साथ ही साथ दिमाग भी अच्छा रहा। दिमाग भी अच्छा रहा तो ही बच्चा इक्तिसाब में और अच्छा सा उसको कुछ हासिल होता, कुछ सीखता और उसका जिस्मानी, जहनी, जज्बाती नशोनुमा जो होता है बेहतर से बेहतर यानी हासिल होता बच्चे को। उसके बाद मेमोरी एंड फॉरगेटिंग देखना है। मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में बाज़ाब्ता मेरे पास आप देख सकते हैं, मेरे पास मैं ऑलरेडी क्लास भी ले चुका हूँ मेमोरी की। ऑनलाइन पे आप मेरी क्लास देख सकते हैं। आप मेमोरी के बारे में मैं क्लास लिया, यूट्यूब पे है, ये स्लाइड भी है। मैं आपको मेमोरी के टाइम आपको मैं मेमोरी क्या है, हाफिजा क्या है, हाफिजा किसको बोलते हैं और भूल जाना फॉरगेटिंग किसको बोलते हैं। ये एरिया में से अच्छा काम अगर कोई करे तो सर फ्रांसिस गाल्टन मेमोरी के मुताल्लिक काम किए और बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह याद रखने के तरीके क्या है, ये उसके प्रोसेस क्या है, उसका टेक्निक क्या है, सारे सारे चीज़ों में इंशाल्लाह ये स्लाइड के जरिए मैं आपको मेमोरी का जब पढ़ाऊंगा
जब आपको बताऊंगा, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरी मेमोरी से मुताल्लिक मेरी क्लास है, आप उसके बारे में डिटेल देखते हैं। मगर मेमोरी के बारे में जो मैं क्लास लिया वो मेरे चैनल पे नहीं है, अलबत्ता डाइट भी खराबात के चैनल पे है। उसको अगर शेयर करो तो मैं और एक बार शेयर कर दूँ, परसों भी शेयर किया था। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का भी हम जिक्र करें। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है, इक्तसाब का जो तबादला है, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक परफॉर्मेंस, आप एक टास्क में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका असर दूसरे परफॉर्मेंस पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप उर्दू अच्छा सीख लिए तो अरबी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर साइकिल चलाना सीख लिए तो आप बाइक चलाना आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को भी हमको सीखना है, ये पार्ट 2 में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये है पार्ट 3 पेडागोगिकल कंसर्न्स के बारे में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आप एक्सपेक्ट करने का अगर एरिया टेट में, सी टेट में अगर है, तो है पेडागोगिकल कंसर्न। इसलिए इसको बहुत अहमियत दे रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको ये क्या बोलते, पेडागोगी को ज्यादा से ज्यादा अहमियत दे दे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पेडागोगी के माने देखेंगे। पेडागोगी यानी ये ग्रीक लफ्ज, ग्रीक के दो अल्फाज से लिया गया है, पाइडोस और ईगो। पाइडोस के माने बच्चे के, चाइल्ड के। ईगो के माने है, ईगो के माने लीड के, यानी उसको रास्ता दिखाना है। तो पेडागोगी के साथ साथ एक सब्जेक्ट होता है एंड्रागोगी बोल के। एंड्रागोगी, पेडागोगी, ये दोनों में क्या है फर्क बोल तो, पेडागोगी जो है ये बच्चों के लिए है, एंड्रागोगी जो है नौजवानों के लिए। मैं आगे इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको। पहले पेडागोगी क्या है देखिए, ये टू ग्रीक वर्ड्स, पाइडोस प्लस एगो, यानी एक बच्चे को रास्ता दिखाना। इसके माने लगवाई माने, एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है इसके बोलते हो, एक छोटे बच्चे को रास्ता दिखाना। यानी एक जमाने में 350 साल कबल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले का वाकया है। रोमन, जब ग्रीक और रोमन, यूरोप में ग्रीक और यूनान और रोमन का जो सिविलाइजेशन था, उस सल्तनत में, वहां पर गुलाम होते थे बड़े बड़े अमीर और उमरा के पास, यानी तो फिर बादशाहों के पास गुलाम होते थे। उस जमाने में येलो कलर के बसेस नहीं थे, ये नारायणा चैतन्य के येलो कलर के बसेस, यानी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल्स के जो येलो कलर के जो बसेस होते, वैसे बसेस नहीं थे। जब उनके पास गुलाम होते थे, तो गुलाम को क्या बोलते थे, पेडागॉग्स बोलते थे। पेडागॉग का काम क्या था बोलते, उन बच्चों को मदरसे तक लेके जाना। उस जमाने में मदरसे यानी स्कूल्स भी कौन से थे बोलते, आज के ऐसे स्कूल मदरसे कॉलेजेस नहीं थे। जब स्कूल के माने म्यूजिकल स्कूल, म्यूजिक सीखने के, या जिम्नाजियम कुश्ती सीखने के, बॉक्सिंग के, एक्सरसाइज के, ऐसे मदरसे होते थे। वहां पर बच्चों को लेके छोड़ना था, इनको छोड़ना और वहां से लेके आना। तो उस तरह से इसका माने क्या निकला बोलते, पेडागॉग बोल के निकला। पेडागॉग आज स्पेनिश में या बाज स्कॉटलैंड में, ऑस्ट्रिया में टीचर को टीचर नहीं बोलते, वहां की जबान में पेडागॉग बोलते। पेडागॉग के आज के मॉडर्न माने क्या होता बोलते, टीचर है। पुराना पेडागॉग का माना क्या बोलते, गुलाम है, स्लेव से जो बादशाह के पास होते थे, बच्चों को लेके छोड़ते थे, लाते थे। यानी इसका लगवाई माने क्या होगा बोलते, बच्चे को रास्ता दिखाना, शोइंग द वे टू द चिल्ड्रन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है पेडागॉगी का, द साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। यानी बच्चों को इक्तसाबी और तदरीसी माहौल फराम करने की एक साइंस है, बता रहे हैं। पेडागॉगी क्या बता रहा है बोलते, साइंस है बता रहा है। एंडागॉगी के माने क्या है, एंडागॉगी का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, एंडागॉगी का डेफिनेशन, द साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द अडल्ट्स। यानी इंटरमीडिएट के बच्चे और डिग्री के, पीजी के, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, उनके पढ़ाने के तरीकों को एंडागॉगी बोलते हैं। स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के तरीकों को हम पेडागॉगी बोलते हैं। बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो डेफिनेशन आप याद रख लो। यहाँ पर और एक चीज देखिए, चाइल्ड के माने क्या है बोलते, बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक। हमारे पास चाइल्ड किसको बोल रहे हैं, चिल्ड्रन किसको बोल रहे हैं, तो पैदा हुए से लेके तकरीबन 18 साल तक, 14 साल तक, 6 से 14 साल तक बल्कि भी आरटी में लिखा हुआ है। और सेंसस इकोनॉमिक्स में 10th क्लास की सोशल में 15 साल तक लिखा हुआ है, लेसन नंबर 6 में पॉपुलेशन में। तो इस तरह से 18 साल के अंदर हम बोल सकते हैं। पेडागॉगी क्या है, एक्चुअली एक साइंस है। फिलहाल पहले इसको क्या माना जाता था बोले तो, इसमें पहले इसको मेथोडोलॉजी माना जाता था। मेथोडोलॉजी में एक कौन सी चीज की कमी थी बोले तो, एक द साइंस कंपोनेंट वाज एब्सेंट। ये साइंस का जो मामला था वहां पर नहीं था, किसमें, मेथोडोलॉजी में, यानी तरीका तदरीस में। और तरीका तदरीस जो थी पहले की मेथोडोलॉजी हम जिसको बोलते थे, उसमें एक्चुअली क्या था बोलते, वो तकरीबन क्या था बोलते, टीचर सेंट्रिक था। यानी मौलिम मरकूज थी तकरीबन मेथोडोलॉजी जो थी। तो इसलिए क्या करे लोग, उसको नया एक नाम, एक साइंसी रुझान देते हुए, साइंसी तरीके को उसमें अक्स करते हुए पेडागॉगी बोल के इसका नया नाम दिया। एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल बोल सकते हैं, यानी पुरानी शराब को नई बॉटल में डाले बोल के पेडागॉगी को हम बोल सकते हैं। तो थोड़ा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, तो पुराने पुराने दिनों में
पुराने दिनों में क्या होता था, बोल टीचर्स जो होते, असातिज़ा जो होते, वो पैदा होते थे। और मॉडर्न डे में, आज के दिनों में टीचर्स क्या हो रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे। आज के दिन नए दौर में टीचर्स बन रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, ट्रेन किए जा रहे हैं, तरबियत दी जा रही है उन लोगों को। कहाँ पर तरबियत दे रहे हैं? डाइट कॉलेज में, बीएड कॉलेज में उनको तरबियत दी जा रही है। वो जमाना देखिए आप, तकरीबन एक 4000 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से कबल मसीह, 4000 कबल मसीह, अगर वो दौर देखें, वैदिक दौर अगर हम देखें, तो वहां पर टीचिंग प्रोफेशन जो था, वो एक मखसूस तबके के लिए, खास तौर पे जो चातुर्वर्णा सिस्टम था, 4 रंग का, 4 कलर का, जो हिंदुस्तान में जो निज़ाम था उस जमाने में, 4000 साल कबल मसीह वैदिक दौर में, उस वक्त ब्राह्मण सी ये टीचिंग पेश तदरीस से वाकिफ होते थे, उनका ही पेशा था, दूसरे लोग को वहां पर पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। जैनिज्म में अगर देखें तो हम जो अपने ख्वाहिशात को दफन करके, अब वो जीन जो बनता था, जो जीन बनता था, पूरी अपनी जिंदगी पूरी खुदा के लिए वफ करके वो अपना अकेला तनहा जिंदगी जो गुजारता था, उसको जीन उड़ू तेलुगु में बोलते हैं, जीन बोलते हैं उसको, यानी एक मांग होता था, वो टीचर बनने के काबिल रहता था, उसको टीचर बनाते थे। वो टीचर्स उस जमाने में पढ़ाते नहीं थे, बल्कि तबलीग ज्यादा करते थे। बुद्धिज्म के जमाने में 8 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होता था, और उसके 20 साल की उम्र में वो प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो जाता था, 12 साल तक उनकी पढ़ाई होती थी। फिर 20 साल से लेकर 30 साल तक वो लोग हायर एजुकेशन हासिल करते थे, जंगल में रह के, आश्रमों में रह के। उसके बाद फिर 8 साल तक वो लोग मांग बन के भीख मांगते फिरते थे बाजारों में, सत्यम शिवम सुंदरम बोल लेते वो लोग फिरते थे। यानी तो उनका एक अलग मामला था, वो तबलीग कर लेते, दुनिया की मुसीबतों को झेलते हुए, दुनिया की क्या बोलते सो जो दुख को जीतने के लिए वो लोग क्या करते थे, बोलते 8 साल भीख मांगते हुए मांग बन के वो लोग फिरते थे। जब 8 साल के बाद उनको टेट लिखने की क्वालिफिकेशन मिलती थी, टेट लिखने की एलिजिबिलिटी मिलती थी, जो आज आप टेट लिख रहे हैं डिग्री के, बीएड के बाद, वो बुद्धिज्म के जमाने में वो 30 साल के बाद और एक 8 साल भीख मांगने के बाद उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखने का एलिजिबिलिटी आता था, जब वो टीचर बनता था बुद्धिज्म में। मिडिवल पीरियड जो मुस्लिम का दौर था, जो अरबों का हमला जो हुआ 716 ईस्वी में, और यहाँ पर हिंदुस्तान पे जब मिडिवल मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम चालू हुआ, तो वो जो तालीमी इदारे थे जंगलों में, जो जो फितरती, या न तो जो फॉरेस्ट में, जो आश्रम में थे, वो तालीमी इदारे सभी पूरे यहाँ पर इबादत गाह में, मस्जिदों में, मदरसों में वो लाए गए, मकतब और मदरसे बोले गए, और उनको पढ़ाने के लिए जब जो टीचर्स कौन थे, मौलवीस और इमाम से टीचिंग प्रोफेशन की जिम्मेदारी, ये पेशे तदरीस की जिम्मेदारी वो लोग संभालते थे। तो इस तरह से ये हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हिंदुस्तान में अगर देखें, तो 1716 में, जब 1498 1498 में सबसे पहले समंदर का रास्ता दरियाफ्त करने वाला वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान में केरला कोचिन को जब आया था, उसके बाद यूरोप से कई लोग यहाँ पर आना शुरू करे। वास्को डी गामा जो आया था, पोर्चुगल का था, पोर्चुगीज का था, सबसे पहला वो जो सी रूट को डिस्कवर करके यूरोप से वो हिंदुस्तान को पहुंचा, अफ्रीका का राउंड मार के, अफ्रीका का सर्कल मार के। उसके बाद हिंदुस्तान को कई यूरोपियंस अपने तबलीग, वो उनकी उनकी मजहब को फैलाने के लिए आते गए। उसी में से ही एक डेनमार्क क्रिश्चियन मिशनरी का एक 1716 में जीजन बाल नामी एक मिशनरी का एक फादर यहाँ पर आए, और आके आज के जो तमिलनाडु में, वहां पर एक नागपट्टनम के पास एक ट्रैंकी बार बोल के एक इलाका है, गांव है, वहां पर सबसे पहला, हिंदुस्तान का सबसे पहला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जैसा आज हम डाइट कॉलेज बोलते हैं, उन्होंने कायम किया। कौन कायम किए? जीजन बाल। कहाँ पर? नागपट्टनम, तमिलनाडु, ट्रांकी बार में। कब? 1716 में। कौन? ये डेनमार्क क्रिश्चियन मिशनरी जीजन बाल। बहुत इंपॉर्टेंट खतरनाक पॉइंट बोल रहा हूँ, ये लिख लो, याद रख लो आप लोग। उस जब से ये मालूम हो चुका कि सब लोगों को, अरे टीचर्स पैदा नहीं होते, टीचर्स आर नॉट बॉर्न, टीचर्स कैन बी ट्रेन, टीचर्स कैन बी मेड बाय ट्रेनिंग, बल्कि उनको मालूम हुआ, यानी टीचरों को कॉलेज में ट्रेनिंग देके टीचरों को तैयार कर सकते। जब टीचरों को ट्रेनिंग देना है, तो ट्रेनिंग देना है बोलते यहाँ पर क्या है, उसमें उनके पास कोई तरीकों को, कोई मेथड को फॉलो करके, वो टीपी प्रैक्टिस को जाके लेसन प्लान्स बना के, माइक्रो टीचिंग करके वो लोग टीचर बन रहे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग से टीचर्स बन सकते बल्कि यहाँ पर साबित हुआ। तो जब 1889 में, 1879 में, विल हेल्म ऊंट, यानी फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है इनको, जब इन्होंने 1889 यानी 1879 में साइकोलॉजी जो है ना, एक
इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी बन गया था, यानी एक खुद मुख्तारी एक शोभा का एक हैसियत जब हासिल हुई इसको, तो जब वहां पर एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब कायम किया गया, कहाँ पर, जर्मनी में, लीपजिग में, 1817 में। हम लोग बीएड में जब पढ़ते थे, आप लोगों के पास भी इसमें कंटेंट में होगा, तो 1879 से पहले एक्चुअली क्या था बोलते, ये साइकोलॉजी तो जो था एक्चुअली फिलोसफी का हिस्सा था एक्चुअली। बाद में इसको फिलोसफी से साइकोलॉजी को अलग कर दिया गया, एक अलहदा एक शोबा बन गया, शोबा नफ्सियात। फिर उसके बाद उसमें से सोशल साइकोलॉजी में से अप्लाइड साइकोलॉजी का हिस्सा है एजुकेशन साइकोलॉजी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी का हिस्सा है पेडागॉजी मेथोडोलॉजी। तो इस तरह से इसका एक ताल्लुक है साइकोलॉजी से, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। हम डायरेक्ट साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे, साइकोलॉजी अलग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी अलग है, अप्लाइड साइकोलॉजी अलग है, पेडागॉजी अलग है। तो ये बातों को समझना है यहाँ पर आपको। तो उस जमाने में यूरोप में उस दौर में पेस्टोलॉजी नाम का एक मशहूर एक साइकोलॉजिस्ट होता था। उन्होंने ये बताया कि हर टीचर एक नफ्सियात एक साइकोलॉजिस्ट हो, एवरी टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया। तो इसीलिए जब से टीचिंग बिकेम ए साइंस, अर्लियर इट वाज एन आर्ट। तो पहले क्या था बोलते, टीचिंग पेशे तदरीस को एक क्या मान रहे थे, फन मान रहे थे, आर्ट मान रहे थे। मगर बाद में जब 1716 में और 1879 में ये सारे जब ये तरक्की जो हुई टेक्नोलॉजी में, साइंस में, तो जब से क्या मालूम हुआ कि टीचिंग क्या है बोल, तो ये साइंस है, बल्कि लोग सब लोग इसको इकरार कर दिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसीलिए दैट्स व्हाई पेडागॉजी इज ट्रीटेड एज साइंस। तो इसीलिए ये पेडागॉजी हो या मेथोडोलॉजी हो, क्या है बोलते, साइंस है, एंड डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। इसलिए इसका तारुफ में, इसके डेफिनेशन में क्या बता रहा जा रहा बोलते, पेडागॉजी क्या है बोलते, छोटे बच्चों को पढ़ाने की और इक्तसाब माहौल फराहम करने का एक साइंस है, बल्कि इसका डेफिनेशन दिया गया। जबकि मेथोडोलॉजी में जब ओल्ड वर्जन का जो मामला था, पुराना वर्जन जो था, उसमें वो टीचर सेंट्रिक था। वहां पर साइंटिफिक अप्रोच का वहां पर क्या बोलते ऑब्सेंस था, यानी साइंस की बात नहीं की जा रही थी मेथोडोलॉजी में। जबकि पेडागॉजी जो है, ये नया वर्जन है, इसमें चाइल्ड सेंट्रिक है और इसमें साइंटिफिक अप्रोच को इंक्लूड किया गया। तो इसीलिए एक पुराना क्वेश्चन है आपके सामने, तकरीबन मैं समझता हूँ 2012 टेट में, जब सेकंड टेट था, तो उसमें क्वेश्चन दिया था, इज टीचिंग ए साइंस और आर्ट बोल के पूछा था। आप बताइए, टीचिंग क्या आर्ट है या साइंस है? तो उस वक्त जब की आई थी, तो की में क्या बता दिया था बताओ, साइंस आर्ट है बोल के आंसर दिया जाता था। बाद में फिर बच्चे क्या करें, नहीं नहीं नहीं, टीचिंग ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बुक्स ले आके बताए, क्लेम करे, वो ऑप्शन देता उन्हें, की आने के बाद एक 4 दिन का मौका देता, सही है गलत है बोल। तो बाद में फिर क्या करें, नहीं नहीं, ये टीचिंग क्या है बोलते, आर्ट भी है और साइंस भी है बोल के। बाद में फिर क्या करें, की को चेंज कर दिए, एससीईआरटी वाले क्या करें, की को चेंज कर दिए। तो टीचिंग आज के दौर में क्या कहलाया जा रहा, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो फिर अब यहाँ सवाल किसका है, अगर टीचिंग को आर्ट करें, तो फिर ये टीचिंग पेशे को, यानी इसको फॉलो करने वाले को आर्टिस्ट बोलेंगे। तो फिर आर्टिस्ट किसको बोलेंगे आप, आर्टिस्ट शुड हैव कमांड ओवर सम स्किल्स। अगर टीचिंग को आर्ट बोल रहे हैं, तो टीच करने वाले के पास क्या होना चाहिए, सम स्किल्स होना चाहिए। स्किल यानी थोड़े महारतें होना। स्किल का डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, तो एक्सपर्टाइज्ड एक्टिविटी, सब लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, उसको स्किल बोलते हैं। बाज लोग बगैर टीचर ट्रेनिंग के भी अच्छा सा तदरीस देते, अच्छा सा तकरीर करते, अच्छा सा बयान करते, अच्छा सा पढ़ा लेते। छोटे छोटे बच्चे भी घर में क्या करते बोलता, बगैर टीचर ट्रेनिंग के ही वो लोग ने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घर में बैठा के, मैं टीचर हूँ, तुम ना बच्चे बोल के ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, घर में एक अच्छी क्लास लेते हैं। आप गौर करके देखो, आप बाज़ बच्चे खेल लेते रहते, मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट्स हैं, हेडमास्टर बोल खेलते रहते हो बच्चे। उनको बगैर ट्रेनिंग के ही वो लोग एक्सपर्टाइज एक्टिविटी स्किल्स है उनके पास, वो खुदादाद सलाहियत है, गॉड गिवन गिफ्ट है। इसलिए उस जमाने में क्या बोले थे वो, तो टीचर्स आर बॉर्न बोले, टीचर्स आर नॉट ट्रेन, टीचर्स आर नॉट मेड बोल के नहीं बोले। आज बोल रहे हैं जीजन बाग, जब 1716 में जब फर्स्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जब कायम किया नागपट्टनम तमिलनाडु में, चौंकी बार में, उस वक्त से हमको क्या महसूस होगा, क्या एक्सेप्ट करे सब लोग के बोले, तो टीचर्स को बनाया जा सकता, टीचर्स को तरबियत भी दी जा सकती। क्योंकि ये टीचिंग को अगर आप साइंस बोलना चाह रहे हैं, तो टीचर को क्या मालूम होना चाहिए, मेथड्स मालूम होना चाहिए, उसको तरीके मालूम होना चाहिए। टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ मेथड्स इफ टीचिंग इज कंसिडर्ड एज साइंस। तो इसीलिए मेथड के माने क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच, इट फॉलो सर्टेन रूल्स। ये रूल्स फॉलो करना किस में होता है, साइंटिफिक अप्रोच में होता। रूल्स फॉलो करके हम क्या करते हैं बोलते, एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाते हैं, उसको मेथड बोलते हैं। अगर आप टीचिंग को साइंस बोल रहे हैं, इफ यू आर सेइंग
teaching as a science, then you should know methods. You should know methods. So in this way, it is confirmed that teaching is a science as well as teaching is an art. तो यानी तदरीस क्या हो गई, एक फन भी है और एक साइंस भी है. तो आगे बढ़ते हुए, hence you should have the knowledge of your students behavior. तो जब आप टीचिंग को साइंस और आर्ट मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप टीचर बन रहे हैं, इफ यू आर टीचर इन द क्लासरूम, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ योर स्टूडेंट्स बिहेवियर. अगर आप टीचर हैं और आप आर्टिस्ट हैं, आप एक साइंटिफिक पर्सन है, क्योंकि साइंस भी पढ़ रहे हैं, इसको आर्ट भी पढ़ रहे हैं, लिहाजा तो आपके बच्चों के बिहेवियर से वाकिफ होना जरूरी है. जैसा कि एक कुम्हार को जरूरी है वो क्ले से या मट्टी से वाकिफ होना. A potter should know the nature and behavior of the clay where he is going to produce some pots. Then a blacksmith, in the same way, the blacksmith should have some knowledge of iron. यानी जो लोहार को लोहे के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. उसी तरह कारपेंटर, बड़ाई जो होता वो लकड़ी की फितरत से वाकिफ होना उसको जरूरी है. डॉक्टर को अपने पेशेंट के फितरत से, उसकी परेशानी से वाकिफ होना जरूरी है, उसके बर्ताव से वाकिफ होना जरूरी है. और एक पुलिस को एक मुजरिम के बिहेवियर से, उसके बर्ताव से वाकिफ होना जरूरी है. इन द सेम वे, उसी तरह ए टीचर शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ his or her students behavior, then only she can treat a good kind of teaching and learning experience in the classroom. जैसा कि एक कुम्हार, एक लोहार, एक बड़ाई, एक डॉक्टर, एक पुलिस अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने उनके जरूरियात की जो चीजों से, उनके बिहेवियर से, उनकी फितरत से जैसा वाकिफ है, एक टीचर को भी अपने स्टूडेंट, अपने शागिर्द के बर्ताव से, उसके बिहेवियर से, उसके बैकग्राउंड से, उसके एटीट्यूड से, उसके लाइक से, डिसलाइक से, उसके डिजायर से, उसके वांट्स, नीड्स, उसके साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके सोशल नीड्स, उसके फिजिकल नीड्स, उसका बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जब तक आप वाकिफ नहीं है, आप एक गुड काइंड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, एक अच्छा सा तदरीसी और इक्तिसाबी माहौल आप कमरे जमात में फराहम नहीं कर सकते अगर इन सारी चीजों से वाकिफ नहीं है. तो लिहाजा पेडागॉजी हमको यही बोलता है कि आप टीचिंग करने से पहले बच्चों की फितरत से, उनके बर्ताव से वाकिफ होना बहुत जरूरी है. तो पेडागॉजी जो है एक्चुअली, ये जो सीडीपी का, सीटेट का, टेट का जो तीसरा एक जो पार्ट के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, पेडागॉजिकल कंसर्न्स में, पेडागॉजी बस चंद सवालात के जवाब देता है. मिसाल के तौर पे सोक्रेटिस के जमाने से आज के कारपोरेट टीचर तक, गुरुकुल टीचर से लेकर ग्लोबल टीचर तक, किसी को ये सवालात के जवाब अभी तक नहीं मिले. व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, किसी को नहीं मालूम क्या पढ़ाना है. बस टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, ओपन द पेज नंबर 38, पैराग्राफ नंबर 4, ईशांत अवस्थी स्टार्ट रीडिंग, ऐसा बोल गया. बस वो अपन वीडियो में देखे ना, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, देखिए तारे जमीन पर, बस यही पढ़ा रहे हैं, चले आ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, रेड पेन से टिक कर दे रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, चले आ रहे हैं. मगर क्या पढ़ाना है एक्चुअली, व्हाट टू टीच, किसी को आइडिया नहीं है क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है. हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना है, कौन से वैल्यूज पढ़ाना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स को, कौन से वैल्यूज को, कौन से टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करना है बच्चों की जिंदगी में. हम किसी से कोई वाकिफ नहीं है. क्या पढ़ाना है बच्चों को, कॉन्सेप्ट्स है, और बोलते सो फैक्ट्स है, जनरलाइजेशन है, प्रिंसिपल्स है, और आप क्या बोल सकते हैं, लॉस है, स्किल्स है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड्स है, अप्रिसिएशन है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़ाने के लिए पेडागॉजी के मुताबिक. ये सारे जवाब हमको कहाँ से मिल रहे, पेडागॉजी से मिल रहे हैं. व्हाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है. आप एक नॉर्मल टीचर को, अनट्रेन टीचर को, यानी तो थोड़े ट्रेन टीचर को पूछो, अरे भाई बच्चों को आप क्यों पढ़ा रहे हैं, बोलते क्या बोलते हो ना, मार्क्स के लिए बोलते हैं. मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा रहे हम क्यों पढ़ा रहे हैं बोले तो हमारे पास चंद फिलोसफी के एतबार से, फलसफे के एतबार से तालीमी हमारे चंद मकासिद होते हैं. उन मकासिद को हम क्या बोल रहे हैं बोलते अगराज व मकासिद बोल रहे हैं. एम्स एंड वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिकेशन, इनको हासिल करने के लिए, मतलब शुदा मकासिद जो होते हैं उनको हासिल करने के लिए, अगराज व मकासिद को हासिल करने के लिए, टू अचीव सम एम्स, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिकेशंस, वी आर टीचिंग, नॉट फॉर मार्क्स. मार्क्स के लिए हम नहीं पढ़ा रहे. तीसरा सवाल, हु टू टीच, कौन पढ़ाना. कोई भी पढ़ा सकते हैं कि आप जाके देखिए बस कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में, गली गली में जो छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, 10th पास के लोग पढ़ा रहे हैं, इंटर पास के लोग पढ़ा रहे हैं, ओपन 10th लिखस वाले पढ़ा रहे हैं, डिग्री फेल वाले पढ़ा रहे हैं. करेक्ट कौन पढ़ाना है पेडागॉजी के हिसाब से बोलते हो, ए ट्रेन्ड पर्सन शुड टीच
दैट टू ए ट्रेन पर्सन का मतलब क्या है बोलते हो, डाइट कॉलेज से बीएड कॉलेज से जो ट्रेनिंग करके आते वो लोग पढ़ाना है। होम टू टीच किसको पढ़ाना है, एक चाइल्ड को पढ़ाना है। चाइल्ड के माने क्या है, बर्थ टू एडोलेसेंस, एक आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आता है स्कूल को पढ़ने के लिए, उसको हम चाइल्ड बोल रहे हैं। चाइल्ड का मतलब क्या है बोलते हो, हम बोल सकते हैं उसको, यानी स्कूल की जो एज होती है, आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को एडमिशन दिलाते, और हमारे नॉर्मल स्कूलों में 6 से लेके 10, 14, 15 साल तक बच्चे पढ़ते। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, उनके जो उनके रवैये में जो तब्दीली आ रही, उनके उनके बिहेवियर में जो तब्दीली आ रही, उनके बर्ताव में जो तब्दीली आ रही, कौन से तब्दीलियां आते, जहनी कॉग्निटिव चेंजेस, मोरल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस, लिंग्विस्टिक चेंजेस, इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल चेंजेस। According to all these changes, keeping in consideration of all these changes, we have to teach to our student, that is our child, जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको पढ़ाना है। सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनके जज्बात को, उनकी समाजी जरूरियात को, उनके अखलाक को, उनके जहनी तब्दीलियों को, उनके जज्बात को, उनके जिनसी जरूरियात, उनके जिनसी ख्यालात, उनके जिनसी नशोनुमा, उनके तकरीबन जितने भी नशोनुमा से मुताल्लिक अनासिर हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको पढ़ाना है हमारे स्टूडेंट को। कहाँ पढ़ाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू टीच। अब ट्रेडिशनली जनरली हम कहाँ पढ़ाते हैं, बोलते क्लासरूम में पढ़ा लेते हैं, वो भी कैसा पढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। बट आज मॉडर्न दौर में हमारे पास कई समाजी वसाइल है, वी हैव लॉट ऑफ मेनी सोशल रिसोर्सेज लाइक बैंक, पुलिस स्टेशन, लैब, क्लब, फॉरेस्ट, फोर्ट, पुलिस स्टेशन, जोग्राफिकल हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, रेलवे स्टेशन। आप कहीं भी लेके जा सकते हैं बच्चों को। Your class should not be limited to the four walls of the classroom, but there are many social resources. आप कहाँ भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके पढ़ा सकते हैं बच्चों को। पहले जमाने में क्या था, मतलब क्लासरूम में। आज बच्चों को आप एक लेबोरेटरी को ले आ सकते हैं, एक बच्चों को बोटानिकल गार्डन को लेके जा सकते हैं, जू को लेके जा सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस चारमीनार को, गोलकोंडा को, कहीं भी ले आके पढ़ा सकते हैं आप बच्चों को। इस तरह से कब पढ़ाना, ये बहुत बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। कब पढ़ाना किसी को नहीं मालूम, कब पढ़ाना। आप देखो टाइम टेबल के हिसाब में, परसों क्वेश्चन आया था, टाइम टेबल के हिसाब, बीइंग ए हेडमास्टर, बीइंग एन एचएम, सेकंड पीरियड में क्या रखते, बल्कि क्वेश्चन आया था। सब लोग क्या करे, सब लोग फर्स्ट पीरियड में क्या रहना, किसी को नहीं मालूम। फर्स्ट पीरियड में क्या रहना, सेकंड पीरियड में क्या रहना, किसी को नहीं। टाइम टेबल बनाए थे हमारे पास। अक्सर स्कूलों में, कॉर्पोरेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में क्या कर रहे हैं, मतलब टाइम टेबल में फर्स्ट पीरियड में मैथ्स को रख दे रहे हैं। मैथ्स को नहीं रखना है आपको, मैथ्स को सेकंड पीरियड में रखना है। फर्स्ट पीरियड ऑलवेज शुड बी लैंग्वेजेस। तो इस तरह से व्हेन टू टीच, कब पढ़ाना किसी को ना, कब पढ़ाना है, बच्चा जब रेडी रहता, उसके बाद जब आमदगी होती, जब भी बच्चे को पढ़ाना है। व्हेन टू टीच का मतलब बोल दो बच्चों को कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। फर्स्ट पीरियड कभी भी लैंग्वेज होना है, सेकंड पीरियड कभी भी मैथमेटिक्स होना है। ये डीएससी का क्वेश्चन है। इसी तरह हाउ टू टीच, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाउ टू टीच ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिगेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम सोक्रेटिस टू कॉर्पोरेट टीचर, गुरुकुल टीचर टू ग्लोबल टीचर। मेनी टीचर्स डू नॉट नो हाउ टू टीच ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ओवर मेथोडोलॉजी एंड पेडागॉजी। ये पेडागॉजी का जूस, पेडागॉजी का मेन मकसद क्या है बोलते, हाउ टू टीच। हाउ टू टीच इज रिलेटेड टू इंटरैक्टिव टीचिंग सेशन। यानी हमारे पास टीचिंग के 3 सेशंस होते हैं, प्री फेस टीचिंग, इंटरैक्टिव सेशन एंड पोस्ट फेस टीचिंग। तो ये हाउ टू टीच का मामला किसके साथ जुड़ा हुआ है बोलते, इंटरैक्टिव टीचिंग सेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ फिलॉसफी, एजुकेशन साइकोलॉजी, आईसीटी, स्कूल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे 7 सवालों को और इन 4 सब्जेक्टों को जोड़े तो ही बनता हमारा पेडागॉजी। ये था पेडागॉजी का इंट्रोडक्शन। अब आपका पेडागॉजी का कंसेप्ट देखेंगे तो टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, पूछ रहा है, ये भी सीखना है हमको। टीचिंग बोलते हो इंटरेक्शन बिटवीन 2 पर्सन्स, 1 person knows knowledge, 1 person doesn't have knowledge, उसको हम टीचिंग बोल रहे हैं। लर्निंग के माने क्या है बोलते हो, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन्स बिहेवियर ड्यू टू अकरेंस ऑफ सम एक्सपीरियंसेस। यानी एक तजुर्बे की बुनियाद पे एक फर्द के बर्ताव में आने वाली तब्दीली को हम इक्तिसाब कर रहा है। ये 2 डेफिनेशन आपको सीखना है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सीख लो, नोटबुक में लिख लो। उसके बाद लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अभी बोला मैं आप थोड़ी देर पहले, समाजी, उसका सियासी, उसका माशरती, वो उसका क्या बोलते हैं, उसके पसमा, उसका बैकग्राउंड को देखते हुए बच्चे का हम क्या करना है, लर्निंग सिचुएशन कॉन्टेक्ट को क्रिएट करना है। बल्कि ये आपके उससे मुताल्लिक चंद सवाल आ सकते हैं आपको टेट में, ये कंटेक्स्ट के मुताबिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट के मुताबिक लर्निंग किस तरह होना, लर्नर कैसा होना, स्लम एरिया का है ये स्टूडेंट, कॉलोनी का है, अच्छे सोशल बैकग्राउंड का है, अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है, या कौन से कल्चर का है, वो भी उसकी जो लर्निंग फैक्टर्स जो है वो भी उसके ऊपर मुनसिर करते हैं, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो भी हमको सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप,
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी मखसूस ज़रूरत हामिद तलबा के बारे में भी हम ये पेडागॉगी के कंसर्न्स में पढ़ेंगे। उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये कानून माजरीन जो 1995 1995 का जो था उसको तब्दील करके उसको अमेंड करके क्या बना दिया, वो तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 कर दी मौजूदा गवर्नमेंट। मैं आपको इससे पहले भी ये बताया था इसके मुताबिक ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये RCI कायम किए गए हमारे पास। रीजनल क्या बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पर दिखा हुआ देगा 1992 RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये रिहैबिलिटेशन RCI जो होते दिल्ली में, इनका काम क्या है बोलते ये स्पेशल नीड चिल्ड्रन का करिकुलम बनाना, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के स्कूल्स कायम करना। इनके स्कूल्स देखिए देहरादून में NIVH है, NIVH का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, NIMH मेंटली हैंडीकैप सिकंदराबाद में है, NIHH हियरिंग मुंबई में है, NIOH कलकत्ता में है। इस तरह से आपको स्पेशल स्कूल्स कहाँ कहाँ है, खुसूसी तालीम के इदारे तालीमी इदारे कहाँ कहाँ है वो भी सीखना है। और गिफ्टेड किसको बोलते हैं, 140 प्लस जो स्टूडेंट है जिसका IQ 140 है उसको हम गिफ्टेड बोल रहे हैं। तो गिफ्टेड भी हमारे लिए स्पेशल नीड चिल्ड्रन ही है वो, ठीक है ना। इस तरह से इंटीग्रेटेड एजुकेशन को समझना है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है मशमूली तालीम। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डायलॉग है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अगर आप डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपको तो ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ येलो कलर में इसको लिख लो बार बार। नो चाइल्ड कैन बी रिजेक्टेड टू एडमिशन इन नेबरिंग स्कूल्स बेस्ड ऑन एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसको कोई चीज के डिस्क्रिमिनेशन पे कोई यानी तरह कोई भी तफरीक किए बगैर उसको आप उसका एडमिशन को आप डिनाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते बोल के बता रहे। अंधे को भी एडमिशन लेना है, बहरे को भी आपके स्कूल में एडमिशन लेना है, अच्छे को भी लेना है, बुरे को भी लेना है, अमीर को लेना है, गरीब को लेना है, सबको एक ही छत में लड़का लड़की सबको एक जगह बैठा के पढ़ाना है। उसको मशमूली तालीम बोलते हैं। तो इंक्लूसिव स्कूल्स हमारे पास कहाँ है आज बताइए, कहाँ पर इंक्लूसिव स्कूल्स? जितने भी आप ZP स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल जितने भी देख रहे हैं आज हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, ये पूरे इंक्लूसिव स्कूल्स है, ठीक है ना। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इंग्लिश एजुकेशन का। इसको सर्जेंट कमीशन 1944 से लेके 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक है। इसको सारे ये ईयर्स और कौन से साल में क्या क्या हुआ है पूरा लिख के रख लो। उसके बाद हम देखेंगे ये मेथड्स इनका जो नॉर्मल मेथड, नॉर्मल टीचिंग मेथड्स एज वेल एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के मेथड्स क्या है वो भी सीखेंगे हम। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे को क्या करते हैं बोलते एक काम एक टास्क दे देते, हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, उसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, सर्वे ऑब्जर्वेशन क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो होता वहां पर बच्चे क्या करते बोले तो एक प्रोजेक्ट को लेके रियल वर्ल्ड के सिचुएशन में लोग चैलेंजेस को वहां पर क्या करते बोलते वो लोग और चैलेंजेस को फेस करते हुए कुछ नई चीज को इक्तसाब को हासिल करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी ABL हमारे पास टिमरिस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही चलता है जिसको लर्निंग में डूइंग बोलते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सीखने का हमको ये कोऑपरेटिव लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग वाइगार्ड्स्की के नजरिए से सीखते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग है, ग्रुप लर्निंग है। और इश्यूज जो होते हैं हमारे स्कूल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज के बारे में भी एक सवाल आ सकता है आपको। उसी तरह ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है, ये पैराडिग्म ऑफ लर्निंग बोल के आता यानी ये जो बिहेवियरिज्म में बच्चे कैसा सीख रहे हैं और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बच्चे कैसा इक्तसाब हासिल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में कैसा सीख रहे हैं, और साथ ही साथ एबिलिटीज क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है बच्चों का, यानी BC SC ST के जो बच्चे होते हैं वो बच्चों के बारे में। उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग हेट्रोजेनस क्लासरूम ग्रुप्स बोल के बता। आप हिचकी मूवी अगर देखे या हिचकी मूवी का ट्रेलर अगर देखो, उन वो जो मैडम को रानी मुखर्जी को जो क्लासरूम दी जाती वो क्या रहती, वो तो हेट्रोजेनस क्लासरूम होता, यानी लड़के लड़कियां और स्लम एरिया के होते हैं वहां पर। RT के तहत 25% रिजर्वेशन देना है कॉर्पोरेट स्कूल्स में स्लम एरिया के बच्चों को, गरीब बच्चों को, तो वो क्लास देते हैं, उसको हेट्रोजेनस क्लासरूम बोलते हैं। आप मूवी देखे तो समझते हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में आसानी से समझाऊंगा। तो हेट्रोजेनस क्लासरूम किसको बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बोलते BC SC ST के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं। और एबिलिटीज क्या है, पोजिशन ऑफ द स्किल एंड टैलेंट, यानी एबिलिटीज क्या है, टैलेंट महारत है, और इंटरेस्ट यानी कोई चीज को आप पसंद कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट है आपका। और पैराडिग्म ये जो है ये फिलोसफी से बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म, उसमें बच्चे कैसा सीख रहे हैं। और फिर टीचर सेंट्रिक क्या है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच क्या है, हमारे पास मेथड्स होते हैं, टीचर सेंट्रिक मेथड्स, लर्नर सेंट्रिक मेथड्स होते हैं हमारे पास। साथ ही साथ ये प्लान्स देखते हैं हम, प्लानिंग यानी ईयर प्लान, पीरियड प्लान, यूनिट प्लान कैसा बनाते हैं, मेरे पास उसके बाज़ाब्ता उसका स्लाइड भी है मैं बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, देखिए
प्लानिंग, मैं इससे पहले विकाराबाद डाइट के बच्चों को क्लास लिया था। ये मेरी क्लास है, पीपीटी है, और मेरा इसका इससे रिलेटेड मैं समझता हूँ यूट्यूब पे वीडियो भी है, देख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्लानिंग किसको बोलते हैं, और ये पीरियड प्लान कौन बनाते हैं, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे पीरियड प्लान बन रहा है, रोजर भाई भी का। तो इस तरह से हमको ये प्लानिंग भी सीखना है, लेसन प्लान कैसा बनाते, प्लानिंग क्या है, ईयर प्लान कौन बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूरेशन, टॉपिक, मटेरियल्स क्या यूज कर रहे हैं, टीएलएम क्या यूज कर रहे हैं, और फेजेस ऑफ टीचिंग भी सीखना है। फेजेस ऑफ टीचिंग 3 है, प्री एक्टिव टीचिंग, इंटरएक्टिव टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव टीचिंग। प्री एक्टिव टीचिंग में आप तालीमी मकासद को यहाँ पर तय करते, मतलब शुदा तालीमी इस्तादातों को लिखते आपके, और टीएलएम, आप टीएलएम बना लेते, लेसन प्लान बनाते प्री एक्टिव टीचिंग में। और इंटरएक्टिव टीचिंग में आप टीचिंग करते और फॉर्मेटिव असेसमेंट करते। पोस्ट एक्टिव टीचिंग में आप समेटिव असेसमेंट करते, पोस्ट एक्टिव टीचिंग में बच्चे का टेस्ट लेते, पोस्ट एक्टिव टीचिंग में आप क्या करते बोलते हो, जायजा लेते बच्चे का, एग्जाम लेते। तो इस तरह से आपको एक पेडागॉजी, और यहाँ एक जेरोम ब्रूनर का एक थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी थोड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस है आपको सिलेबस के मुताबिक। ये इनके थ्योरी में इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये 3 कंपोनेंट्स बताते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग एक थ्योरी है इनका। जेरोम ब्रूनर वाइगाट्स्की के शागिर्द है। एक्चुअली शागिर्द तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्चुअली अमेरिका के हैं और वाइगाट्स्की रशिया के हैं। तो उन्होंने रशिया में पैदा होकर रशिया में मर गए। अलबत्ता फॉलोअर बोल सकते हैं इनको, मुरीद बोल सकते हैं। वाइगाट्स्की के नजरियों को इन्होंने और ज्यादा फैलाया इसको, जेरोम ब्रूनर ने। इनका एक बहुत सारा एक अच्छा सा एक लर्निंग अप्रोच है, उसको डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग बोलते हैं उसको। आपको सवाल आ सकता, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग किसका है बोल के बोलता है। यहाँ पर येलो कलर कर रहा हूँ लास्ट में, ये ब्रूनर का है, जेरोम ब्रूनर का। इनकी फोटो भी है और यहाँ पर इससे पहले आपको जो ये लर्निंग थीरीज के जो साइंटिस्ट बताया था, यहाँ पर भी जेरोम ब्रूनर की फोटो आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ये इवान पावलो के नीचे, वाइगाट्स्की के बाजू। देखिए जेरोम ब्रूनर डिस्कवर लर्निंग। तो डिस्कवर लर्निंग किसका बोलते, किसका बोलना, जेरोम ब्रूनर का बोल के बोला। तो ये जेरोम ब्रूनर का भी थोड़ा सीखेंगे हम इंशाल्लाह। उसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, टीचिंग एड्स क्यों नहीं बोलते, एड्स बोलते बीमारी है, इसलिए उसको निकाल के क्या करें, टीएलएम बोल रहे हैं हम, टीचिंग लर्निंग मटीरियल बोल रहा है। तदरीसी वो इक्तसाबी अशिया बोलते हैं उसको। तो हम सेल्फ बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, स्कूल में बना सकते हैं, बल्कि कैसे कैसे बनाते, कितने टाइप्स के होते हैं, बल्कि आपको इसमें टीएलएम के बारे में थोड़ा सीखना है। मैं क्लास लूंगा, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस का जिक्र करेंगे वहां पर। लीडरशिप स्टाइल्स पूछता, यानी कायद किस तरह होना, हेडमास्टर कैसा होना, एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना। 3 किस्म की लीडरशिप स्टाइल होती। एक है डेमोक्रेटिक, यानी यानी जमहूरी पसंद, सबको बिठा के मशवरा करता हुआ हेडमास्टर। एटोक्रेटिक यानी ऑलवेज उन्हें क्या बोलता बोलता आई, ऑलवेज क्या बोलता, आई बोलता, मैं अना बोलता हूँ, मैं बोलता मेरा बोलता हूँ। और एक क्या होता, लेसा फेयर। लेसा फेयर बोलता कंट्रोल नहीं रहता, ना मशवरा करता, ना किसी को पूछता, वो दिल में छोड़ता। तो 3 किस्म की लीडरशिप होती। इसके अलावा मैनेजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम जो एक टॉपिक है। बच्चों को थोड़े डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, यानी तो अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता, एडीएचडी बोलते हैं। इस तरह के बच्चों के साथ किस तरह डील करते हैं बल्कि आपको क्वेश्चन आ सकता। उसके बाद फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है बल्कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता। गाइडेंस कोई भी दे सकते हैं, guidance can be given by anyone, but counseling cannot be given by anyone. Counseling can be given by the only counselor that is expert, that is trained, that to psychologist only. काउंसलिंग हर कोई नहीं दे सकता, काउंसलिंग के लिए काउंसलर ही दे सकता, एक्सपर्ट ही दे सकता, गाइडेंस कोई भी दे सकते। तो चाइल्ड अब्यूज का भी एक टॉपिक है आपको। चाइल्ड अब्यूज क्या है, पनिशमेंट देना नहीं देना बच्चों को, राइट क्या है, बच्चे का हकूक क्या है। बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना, बल्कि आरटी में सेक्शन 17 में बताया है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है। चाइल्ड अब्यूज के मुताल्लिक क्या है बोलते, 4 किस्म का अब्यूज होता। 4 किस्म का, फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज, और साथ ही साथ उनका इमोशनल अब्यूज और नेग्लिजेंसी। बच्चों को हम नजरअंदाज कर देते, बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। अखबार में देखते हैं हम, 6 साल के बच्ची के साथ ऐसा हुआ, 5वीं जमात की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, 6वीं जमात की बच्ची के साथ ऐसा हुआ। अखबार में गलत बुरे बुरे न्यूज आते रहते, उनको सजा देते, बेल्ट लेके मारते, उनके बच्चों पे चेहरे पे मारते, निशानियां उतर के देखो बच्चों को धब्बे कैसे मार मार के। कई स्कूलों में वार्डन मार देते, कई स्कूलों में टीचर मार देते, सजा देते, पनिशमेंट देते। यहाँ एक बच्चे को लोच रहे थे, बच्चा नाक मुंह करा, सबसे नीचे की फोटो में देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोच रहे, बातों को लोचते बच्चों को, उनके खाना मोड़ते हैं उनके। यहाँ पर चाइल्ड स्टॉप चाइल्ड अब्यूज इफ यू टेल एनीवन, अगर ये तुम किसी को बोलेंगे ना, तुम्हारी खैर नहीं रहती, तुम्हारा खत्म कर देकर डराते कुछ गलत काम करने के बाद। तो इस तरह से चाइल्ड अब्यूज के बारे में अगर आप और मजीद इनके बारे में सीखना है या कानून के बारे में, तो आप एक 9th क्लास की सोशल स्टडीज में एक लेसन है, 20th लेसन,
वुमन प्रोटेक्शन एक्ट बोल के, वहां पर एक कानून का जिक्र है, पोक्सो एक्ट बोल के, पोक्सो एक्ट 2012 का भी यहाँ पर जिक्र है। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। जवलिन जस्टिस एक्ट भी है निर्भया का। तो इस तरह से थोड़े एक्ट से, थोड़े चाइल्ड अब्यूज के मामला से आपको थोड़ा वाकिफ होना जरूरी है। चाइल्ड अब्यूज क्या है ना, बच्चों को हम जो जुल्म करते, जबरदस्ती करते, उन पे ज्यादती करते, वो नहीं करना, कौन करते, क्यों करते, सारे सवाल आते हैं। और फिर ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है। ये असेसमेंट के बाद, असेसमेंट यानी इस्तेसाब बोलते हैं इसको उर्दू में, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी एक क्लास रहेगी इंशाल्लाह, मैं समझाऊंगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते बिफोर है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन बोलते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते आफ्टर है, ओएफ ऑफ बोल के बोला आफ्टर, ऑफ लर्निंग बोलते समेटिव असेसमेंट है, और असेसमेंट एज लर्निंग बोलते फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इस तरह से 3 असेसमेंट होते हैं, ये सीखना है हमको। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग प्री एक्टिव टीचिंग है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग पोस्ट एक्टिव टीचिंग है, असेसमेंट एज लर्निंग इंटरएक्टिव टीचिंग है। तो 3 टीचिंग फेजेस के 3 असेसमेंट होते हैं। फिर एनसीएफ 2005 के बारे में बाज़ाब्ता आपको मेरी यूट्यूब पे मेरी क्लास है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं जो बच्चों को इनको पढ़ाया, हमारे ये डाइट के विकाराबाद के और मेदक के घनपुर के वरंगल के जो बच्चों को पढ़ाया, उनकी क्लास एनसीएफ के बारे में यूट्यूब पे 3 वीडियो से आप मेरे देख सकते हैं। यूट्यूब का चैनल फिर एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अगर आपको सर्च करना है तो आप करिए यूट्यूब में जाके KS जमील टिमरीज बोल के मारिए, आ जाता। टिमरीज टीचर ट्रेनर बोल के टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल खुल जाता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वो वीडियोस को लाइक करिए, और वीडियोस को आप हो सका तो क्या करो, वो तो शेयर भी करो आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको मालूम होता कि क्या क्या कंटेंट है। वीडियो सुनते हुए आप नोट्स बनाइए, ये स्लाइड्स को देखो, इंग्लिश में भी लिख लो, मैं उर्दू में भी जहाँ बास जगह बोल रहा हूँ उर्दू में बोलना, अगर मैं भूल गया तो आप मेरे को क्लास में मेरे को पूछो। सारा आप वो CCE बोल के बोले, कंटिन्यूस कॉम्प्रेंसिव इवैल्यूएशन, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं बोल के पूछो ना, बोलते मुसलसल जामे जांच। कंटिन्यूस के माने क्या है, कॉम्प्रहेंसिव के माने क्या है, एवोल्यूशन के माने क्या है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। एनसीएफ 2005 क्या है वो भी इसकी क्लास होने लेने की कोशिश करूंगा। अगर वक्त ना रहा तो मेरी यूट्यूब पे जो क्लास है उसको देख के नोट्स बना लो। साथ ही साथ ये राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी भी क्लास यूट्यूब पे है, और इसका भी मेरे पास स्लाइड्स बने हुए हैं। इससे पहले मैं डाइट के बच्चों को पढ़ाया था, क्लास लिया था, उसके भी 2-4 वीडियोस है, वो भी यूट्यूब पे है। नहीं बोल तो उसकी भी क्लास ले लूंगा मैं। उसके बाद ये लास्ट में देखिए, यहाँ पर APSCF 2011 बोल के, APSCF 2011, इससे मुताल्लिक आपको तेलंगाना के SCRT के वेबसाइट पे इंग्लिश में SCF का डॉक्यूमेंट है, वो भी देख सकते हैं, और उर्दू के टीचरों के लिए एक किताबचा है, वो भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चीजें देख चुके हैं। इसके अलावा असेसमेंट ये स्क्रीनशॉट ले लो, अभी थोड़ी देर पहले बोला मैं आपको, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते आफ्टर, और असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते बिफोर, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन ये समेटिव एवेल्यूएशन, और असेसमेंट एज लर्निंग बोलते फॉर्मेटिव असेसमेंट। 3 असेसमेंट है, ये सीख लो। और साथ ही साथ आपको ये पेडागॉजी क्या है क्या नहीं, मेथोडोलॉजी क्या है क्या नहीं, सारी चीजें इंशाल्लाह धीरे धीरे, और हम मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये वीडियो देखते हुए नोट्स बना लीजिए। ये आज का 6th डे का फर्स्ट सेशन था। विश यू ऑल द बेस्ट। आप याद रखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से 40 दिन बचे हुए हैं। आप इसका गनीमत जानते हुए आप इसको प्रिपरेशन को जारी रखिए। मेरे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस में 100 से ज्यादा होगा आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे मेरी क्लास देख लीजिए, नोट्स बनाइए, और क्वेश्चन पेपर्स को जमा कर लो। मैं OMR शीट दिया था उसका भी प्रिंट ले लो, प्रैक्टिस करो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।